नमस्कार, टीवी 27 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते सीधा भोपाल, जहां पर 2047 विजन के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, समिट, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं। एफपीओ डायरेक्टर समिट 2025 के तहत विजन 2047 के अंतर्गत समिट का आयोजन होगा, उसको लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल से सीधी तस्वीरें। तो इस प्रकार का है, इस प्रकार की बातें हमको करने की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ हैं, आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, तो इनसे भी हम कुछ लोग फेडरेशन के नाते और एफपीओ के नाते कुछ अपेक्षा करेंगे। बहुत बार ये ध्यान में आ रहा है कि एफपीओ 10,000 की स्कीम के पहले भी आई थी और 10,000 के बाद में भी बहुत सारी आई है, मगर हमारा प्रशासन जो है वो इसमें भेद करता हुआ ध्यान में आता है कि 10,000 पहले की जो है उनको स्कीम देते समय, उनको जानकारी देते समय, उनको मान्यता देते समय उसको एक अलग प्रकार से देखा जाता है, और जो 10,000 में जिसको अनुदान मिल रहा है इसी को अलग से देखा जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 10,000 के पहले वाली भी एफपीओ जो अच्छी प्रकार से काम कर रही है वो, या 10,000 के बाद में जो अच्छी काम करने वाली एफपीओ, इनको एक समान स्तर पर देखने का भी हमको करना चाहिए। ये अगर होगा तो जो पहले से चलने वाली एफपीओ वो सही मायने में सही किसान एकत्रित आकर उन्होंने वो प्रयास किया है, उनको भी उससे उत्तेजन मिलेगा। इस बात को भी हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये बहुत अच्छे प्रकार का कदम केंद्र सरकार ने 10,000 को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। उसमें सीबीबीओ की रचना की है और 3 साल का, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि और 2 साल का उसका सपोर्ट भी केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है। एक स्वागत योग्य कदम है, किसान संघ इसका स्वागत ही करता है, किंतु इसका स्कीम का एक दायरा अपना रहने वाला है, और भारतीय किसान संघ का कहना यह है कि इन एफपीओ को एक निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज आप आने के पहले जो सत्र हुआ बहुत अच्छे प्रकार का सत्र हुआ। हमारे यहाँ के जो मालवम फेडरेशन के कार्यकर्ता है, इन्होंने इसमें सब प्रकार के विषयों की और जानकारी देने वाले एक्सपर्ट को यहाँ बुला लिया था, जिसमें सीए भी थे, प्रोसेसिंग वाले थे, एमएसएमई के लोग थे, मार्केटिंग के कार्यकर्ता थे। ऐसे बहुत अच्छे प्रकार का इंटरएक्टिव सेशन हुआ। तो ध्यान में यह आ रहा था कि हमारे इस एफपीओ के लोग बहुत ही उत्सुक है इस प्रकार से करने के लिए, मगर ये सीबीबीओ की स्कीम तो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। ये सोचकर भारतीय किसान संघ ने इसको आगे बढ़ाने के दृष्टि से अपनी एक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक फेडरेशन बनाया है, एक राज्य स्तर पर फेडरेशन की व्यवस्था बनी है, अखिल भारतीय स्तर पर माही फेडरेशन बना है, और राज्यों में 6 राज्यों में अभी फेडरेशन बन चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मालवम है। तो हमारा एक इस प्रकार का आप लोगों से मांग कहो या निवेदन कहो कि हमारे इस फेडरेशन को भी हमारी राज्य सरकार की मान्यता मिलने से हमको सुविधा होगी, और इस प्रकार की अगर मान्यता मिल जाती है तो सभी जो अपने कृषि विभाग के साथ में जुड़े हुए संस्थाएं हैं, इनके साथ में मिलकर इस प्रकार से हम निरंतर और ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एफपीओ एफपीसी का चलाएंगे। इसमें इस प्रकार का जो आज हमने किया है ऐसा ये निरंतर चलाने की हमारी और इसमें आगे की इच्छा है। एक बात और करने की आवश्यकता है, मैं अभी बात कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि कुछ एफपीओ बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, बाकी सब बातें हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको उनको एक बर्थडे का माहौल देने की आवश्यकता है। आज ऐसा करना चाहते हैं, उत्पादन करने में किसान पीछे हटता नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान तो 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार ले चुका है। मध्य प्रदेश का यहाँ सब प्रकार से जो विस्तार यहाँ के किसानों ने करके दिखाया, तो उत्पादन में बढ़ोतरी करके दिखाया है। उत्पादन करना, प्रोसेसिंग करना, ये किसान के लिए कोई विशेष बात नहीं है। बात आती है मार्केटिंग। इस मार्केटिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उनका मुकाबला आजकल व्यापार करने के लिए, आजकल प्रोसेसिंग करने के लिए सीखने वाले हमारे किसान भाई को उस प्रकार का और एक असमान स्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
तो मेरा आप लोगों से गुजारिश रहेगी, केंद्र सरकार का से भी हमारा निवेदन रहेगा, राज्य सरकारों को भी निवेदन रहेगा कि एफपीओ जिनमें उत्पादन करना चाहते हैं ऐसा क्षेत्र उनके लिए थोड़ा सा आरक्षित करना चाहिए। जो प्रोसेसिंग करेंगे उसको आरक्षित करना चाहिए, उनके लिए कैपिटल कैपिंग की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसमें से एफपीओ जो काम करेगी उस एफपीओ को उसमें से प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी कुछ बातों को हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस सकारात्मक से और मध्य प्रदेश सरकार ने भी यहाँ के सभी एफपीओ को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, और आज इस बात का हमको विशेष एक प्रकार का संतुष्टि है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अपना समय निकाला है, तो इससे हमको ये निश्चित रूप से आश्वस्त हम होते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय के प्रति कितना गंभीर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी भाव को लेकर और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फेडरेशन के साथ में सभी एफपीओ के साथ में खड़े रहते हुए जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हम सब लोग 247 में लेकर चल रहे हैं, उसके लिए 247 लगेगा ही नहीं, आने वाले कुछ सालों के अंदर ही हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का चित्र हम अपने आंखों से देख सकेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जिस प्रकार से अपने अनुभव और निरंतर प्रवास के कारण जिस प्रकार से एफपीओ की स्टोरी हमसे साझा करी, वो निश्चित ही हम सब एफपीओ का मार्गदर्शन करेंगी। और जिस प्रकार से आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ ऐसे सुझाव रखे हैं, तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इन्वेस्टर समिट को भी हर रीजन लेवल तक पहुंचाया, उन्होंने माना कि प्रदेश के हर जिले का विकास होना चाहिए, हर कोने कोने का विकास होना चाहिए, तो निश्चित ही इस छोटी बात पर और जो कि बहुत बड़ी हो सकती है उन पर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के आदरणीय भाई साहब के साई रेड्डी जी से निवेदन करूंगा, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारत माता की, भगवान बलराम की, गौ माता की, गंगा माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और कृषि मंत्री एंडल सिंह कसाना जी और मंच पर उपस्थित हमारा अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, कुमारस्वामी जी, कमल जी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जी नीति जी, और हमारा बीच में हमारा उपाध्यक्ष राम भरोसे जी है, कार्यकारिणी सदस्य प्रचार प्रमुख राघवेंद्र जी, अपना क्षेत्र संगठन मंत्री चौधरी जी, और पूरा चारों प्रांत का भी संगठन मंत्री है। और बहुत से अभिनंदनीय बात है, आज हमारा बीच में जो मालवम प्रदेश से एक गवर्नमेंट प्रधानमंत्री पीएम मोदी का और अमित शाह का जो चिन्ह चित्र है, कोऑपरेटिव का माध्यम से, एफपीओ का माध्यम से एक गांव का चित्र बदल सकते हैं, वो सपना साकार करने के लिए आप यशस्वी डायरेक्टर सीओसी दर मंच पे आज कार्यक्रम में भाग लिए हैं, उसके लिए हमको आभारी प्रकट करते हैं। यही है ग्राम का उत्थान ही देश का उत्थान। अपना आर्थिक नीति में विश्व में हम 3 नंबर पर जाने के लिए प्रयास कर रहे। विकसित भारत तो तुरंत हो जाएंगे 1947 तक जो सपना देश आया था, 2047 में देश में प्रपंच वर्ल्ड में हमारा 3 नंबर तो हो गए, 1 नंबर पे आने के लिए हमारा प्रयास चलेगा। विश्व में भारत 1 नंबर पे रहेगा, मगर इसके लिए आप संगठन से मिलकर काम करना है। अपने भारत में पांडव का कौरव का भी याद आता है, 5 पांडव मिलकर रहे तो युद्ध में यशस्वी हुआ। अगर एक पकड़े तो ही एक वजन उठा सकते। ऐसा ही हम एफपीओ डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को ये बोलता हूँ, 5 डायरेक्टर है ना, एक 5 पांडव है।
उसका रथ है, चलाने वाला कृष्ण भगवान चेयरमैन है, वो सीईओ बलराम जी है। सीईओ कोई पक्ष का नहीं देखना है, ये लेकर सीईओ सबका बात सुनना है, सबका काम लेना है। ये एक नेतृत्व से काम करना चाहिए, एक एक विचार को लेकर कुछ कृषि में काम में डीपीआर में इतना भी मिलकर काम करे तो सब कुछ हो जाएगा। मगर एक समन्वय विश्वास रहना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। मगर इतना अच्छा कार्यक्रम में हमारा पूर्व संगठन मंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री प्रभाकर केलकर जी नहीं है, ये एक हमारा उनके साथ बहुत अच्छा गंभीर परिचय भी था, स्नेह भी था। ऐसा बहुत से लोगों ने किसान संघ बढ़ाने के लिए काम करके गुजर गया है। मगर आज अत्यंत विश्वसनीय के साथ कहता हूं, भारतीय किसान संघ 73,000 गांव में है, 1 लाख गांव तक जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष में हम पूरा जिले में जाने के लिए लक्ष्य लिया था, अभी 80% जिले में पूरा देश भर में भारतीय किसान संघ है। पर किसान का उत्थान, देश का उत्थान, ग्राम का उत्थान, ग्राम का उन्नति, देश का उन्नति, ये लक्ष्य लेकर जा रहे। हम अपने को पूरा विश्वास है, आज जो अपना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना बीच में आकर ये समय दिया है, ये मालवम फेडरेशन का बहुत बहुत उन्नति है। हम गवर्नमेंट और अपन लोग मिलकर एक अच्छा सुदृढ़ भाव से एफपीओ का काम से किसानों का उन्नति के लिए काम करेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट्स अलग अलग बनाएंगे। अभी ने माननीय दिनेश कुलकर्णी ने बहुत से विषय बताया। मैं एक मुख्यमंत्री से एक बात मांग करता हूं, जो अच्छा एफपीओ चल रहा है उसको पहचान के, उनके रेंटेड हाउसेस में है, ऑफिसेस नहीं है, गोडाउन नहीं है, अगर ठीक ढंग से चलाने का एफपीओ से, अपना सेक्रेटरी साहब तो है, नीतीश जी, कमल जी है, किसान संघ से बात करते हुए एक अच्छा एफपीओ को अच्छा जगह देके उनको भवन निर्माण के लिए सहायता करने का कृषि मंत्री से और मुख्यमंत्री से विनती करते हुए मैं बस इतना मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भगवान बलराम की बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अखिल भारतीय अध्यक्ष जी। अब समय आ गया है कि हम सबके लाडले, हम सबके पथ प्रदर्शक और हम सबके, जैसे आप भाग्य विधाता है तो उस भाग्य विधाता के पथ प्रदर्शक और उसको लीड करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारे इन उद्यमी किसानों का मार्गदर्शन करें ताकि यह प्रदेश जल्दी ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनते हुए इस राष्ट्र में अपना विशेष स्थान प्राप्त करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्लीज वेलकम। एक बार सभी जोर से खड़े होकर के एक बार ताली बजाएं। अरे हो गया बेटा बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बोले भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में ये सौभाग्य की बात है, समान रूप से आज से 10-12 दिन बाद 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है और कितना सुखद संयोग है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी। ये आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। हमारे बीच एफपीओ के लिए माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय दिनेश कुलकर्णी जी हमारे बीच मौजूद है, माननीय साई रेड्डी जी, माननीय कुमार स्वामी जी, माननीय कृषि मंत्री जी ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह आंजना जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय महेश चौधरी जी, हमारे सचिव एग्रीकल्चर प्रभारी पीएस निशांत बरबड़े जी, इस अवसर पर नीलेश गुप्ता जी माही मालयम फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। इस अवसर पर आप सब, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया
और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 247 से ज़्यादा नदियाँ अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियाँ जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा, गंगा, यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से, बर्फ़ के पहाड़ से उनकी जलराशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से, जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा, और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से उनकी यात्रा पूरी कराती है। नर्मदा जी, ये सभी क्षेत्रों में। तो माननीय दिनेश जी भाई साहब, हम बताना चाह रहे हैं कि नदियों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के MOU के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा MOU होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या CP&, बरार मिला लो, तो केवल 7 लाख हेक्टेयर। और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों को मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन ये भी बात सही कि हमारी फसल के उत्पादकता में राज्य की कृषि विकास दर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चुनौती। हमारे प्रोडक्ट का 5% भी हम अपनी फूड प्रोसेसिंग पे नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी चुनौती, और उससे बड़ी एक और चुनौती, उससे भी रास्ता निकालने पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ की जो पहचान है अपने प्रदेश की, वो प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, ये स्वाभाविक रूप से हमारी बहुत अच्छी खेती की, लेकिन वर्तमान में उत्पादकता की दौड़ में ये चुनौती मिल रही कि हमको ये जो फसल के अंदर केमिकल का, रासायनिक खाद का या अलग प्रकार की जितनी भी दवाइयों का ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती ने हमको थोड़ा चिंतित किया है। ये अच्छी बात है कि आज नए नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी, और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है। चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है, और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है। इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है, तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से, लेकिन अभी जब हमने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा, तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये FPO के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं, और अब हमने सरकार के आधार पर भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के
30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले, और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया। वैसे तो हम सभी क्षेत्र में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आस्था के अंदर। अब आस्था के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उनने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूंगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले, लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने इनका फायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करे, ये प्रोसेसिंग में भी काम करे, और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पे दूसरा काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में, तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और आपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो 5,000 रुपये उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना बीजीएफ दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये पीएस यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूंगा। मैं इस भाव से आया हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है, जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूँगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चले, उसमें जो जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, जहां खेती हो सकती है वहां तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहां जंगल है और किसी कारण से वहां वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है, तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा, उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है, और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा, और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के, और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है